उसी प्रकार का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो ग्रुप डी में बस इसी लेवल का आता है, इसीलिए हम इसी लेवल तक का क्वेश्चन आपको रखे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर क्लास 9-10 तक में आपके पीरियोडिक टेबल से ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ग्रुप डी का लेवल जो होता है ना वो क्लास 9-10 तक का ही लेवल का रखा जाता है, उससे ऊपर का लेवल नहीं रखा जाता। चलिए आप लोग जवाब जल्दी से फटाफट दे दीजिए, हमको मालूम है आप लोग बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन सर जी, चलिए जल्दी जवाब दे दीजिए आप लोग, हम थोड़ा देख लें आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा देखें। 11 का जवाब आ रहा है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन। समूह एक के तत्व को कहा जाता है, बोलो कौन सा कहा जाता है भाई, अभी तो बता दिए ना। समूह एक का तत्व यानी ये होगा क्षारीय धातु, और क्षारीय धातु यानी 1A का तत्व। नाम अभी हम आपको लिख दिए, जस्ट पुराना वाला, इसके पहले वाला वीडियो आप चेक, मैंने पहले वाला क्वेश्चन चेक कर लीजिए। फिर से बोल दे रहे हैं, हाइड्रोजन इसमें है लेकिन नॉन मेटल है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है। उत्कृष्ट गैसें के बारे में बता चुके हैं, हेलोजन हो गया, क्षारीय पार्थिव धातु भी हो गया, और आप लोग का जवाब भी आ गया सबका। 11 का आंसर होगा सी। वेरी गुड। सागर रज्जू का भी सही है, सतीश प्रजापति का भी सही जवाब है, सब लोग बिल्कुल सही सही जवाब दे रहे हैं। चलिए आ जाइए और आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लो अब अगला, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 12 नंबर पे। उम्मीद है आप लोग 12 नंबर पे, चलिए फटाक से जवाब दे दीजिए। थोड़ा सा हमको ऑप्शन सुधार लेने दीजिए, ये ऑप्शन में यहां कर देते हैं हम लोग परावर्तन, रिफ्लेक्शन। अब आप लोग क्वेश्चन को देखिए, पॉलिश सतह पर प्रकाश की एक किरण, पॉलिश सतह का मतलब चिकना सतह होता है, पर एक प्रकाश की एक किरण सतह पर मिलने के बाद उसी माध्यम में लौटती है, उसी माध्यम में लौटती है, तो उसे कहा जाएगा विवर्तन, अपवर्तन, विरलीकरण और परावर्तन। और आंसर के वेटिंग में हम हैं, और आंसर लोग दे रहा है परावर्तन। वेरी गुड। चलिए संजीव कुमार का सही सही आ गया है आंसर। और अब हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए किसी भी सतह पर अगर प्रकाश टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो परावर्तन कहेंगे, आंसर हो गया डी। अपवर्तन क्या होगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, सुन लेना भैया, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ठीक है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये सीधा ना जाकर के या तो ये वामवर्त मुड़ जाएगा या फिर दक्षिणावर्त मुड़ जाएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। हम एक ही में दोनों बता दें, या तो वामवर्त मुड़ेगा नहीं तो दक्षिणावर्त मुड़ेगा, तो ये घटना कहलाती है अपवर्तन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन, ये हो गया रिफ्लेक्शन। अच्छा, ये विवर्तन, विवर्तन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विवर्तन क्या कहता है, थोड़ा सा देख लीजिए। विवर्तन कहता है क्या कि जब प्रकाश अवरोध के किनारे से टकरा कर, बहुत पतला अवरोध हुआ है ना, बहुत पतला अवरोध के लिए हमको ये बहुत पतला लेना पड़ेगा, बहुत पतला अवरोध हुआ, बहुत पतला मान लो, ठीक है, बहुत पतला अवरोध है, तो प्रकाश क्या करता है ना कि इस पतले अवरोध के किनारे से टकरा करके, इस किनारे अवरोध से टकरा करके मुड़ जाता है। तो अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का मुड़ना, अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन कहलाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बता रहे हैं, जगह बहुत जगह तुमको मैंने अलग अलग आंसर मिलेगा। अगर पूछेगा कि सीडी जो कंपैक्ट डिस्क होता है ना, वो सूर्य के प्रकाश में क्यों रंगीन दिखाई देता है, तो उसका आंसर देना विवर्तन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछ दिया कि सीडी क्यों रंगीन दिखाई देता है, तो सीडी का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखने का कारण विवर्तन मेन घटना होती है। सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखने का कारण होगा विवर्तन। रंगीन दिखने का कारण क्या हो जाएगा बालक, विवर्तन। और विरलीकरण कोई प्रक्रिया नहीं है, ये फॉल्स दिया हुआ है ऑप्शन। तो चलिए आंसर हो गया क्या हमारा, परावर्तन। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया सबको। अवरोध के किनारे देखो, यहाँ पे किनारे से टकरा कर जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन सॉरी जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं गया, ये अवरोध के किनारे से टकरा के मुड़ गया, तो इसको कहा जाएगा विवर्तन। माध्यम बदलने पर मुड़ेगा तो अपवर्तन, और उसी माध्यम में टकरा के लौट गया तो ये हो गया परावर्तन। और विरलीकरण फॉल्स ऑप्शन है। और आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर हम लोग का है 13।
चलिए बताइए उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखा जाता है। कॉपर टी, कॉपर टी, टी के आकार का कॉपर से बना होता है इसलिए नाम है ऐसा रहता है कॉपर टी। और इसको जो है ना गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, यूट्रस में स्थापित किया जाता है, गर्भाशय में यूटेरस में स्थापित किया जाता है ताकि जो निषेचित अंडाणु है वह यूटेरस की दीवारों से जुड़ ना पाए। निषेचित अंडाणु यूटेरस, निषेचित का मतलब जिसको शुक्राणु, जिस अंडाणु को शुक्राणु ने क्या कर दिया, निषेचित कर दिया, और अगर वो गर्भाशय में स्थापित हो गया तो फिर वो एक बच्चे को तैयार करेगा गर्भ में, है ना, नवजात की स्थापना करेगा गर्भ में। तो ये जो होता है ना, ये होता है कॉपर टी और ये गर्भ निरोधक होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए संभोग क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉपुलेशन। कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कॉपुलेशन का मतलब होता है कि नर और मादा का एक साथ संपर्क में, शारीरिक संपर्क में आना कॉपुलेशन कहलाता है, इसको संभोग कहा जाता है। और जब संपर्क में आते हैं तो हो सकता है चांसेस हो कि गर्भधारण भी हो जाए, है ना, ये में भी चांसेस होता है। वो डिपेंड करता है कि उस समय औरत का कौन सा स्टेज चल रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उस पर डिपेंड करता है। वो कभी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे कि वो 14वां दिन ओवुलेशन होता है और इसी के आसपास अगर संभोग किया जाता है तो फिर गर्भ ठहरने का चांस होता है। और निषेचन का मतलब होता है शुक्राणु का अंडाणु के साथ संयोग करना, और ये निषेचन की प्रक्रिया आप सबको मालूम है कि होता है अंडवाहिनी नली में, ये होता है आपके अंडवाहिनी यानी फैलोपियन ट्यूब में। चलो ठीक है ना, डिंब वाहिनी नली भी कहीं कहीं उसको कहता है, फैलोपियन ट्यूब को। अच्छा एक बात हम आपको बता दे रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं आपको, ठीक है, इसलिए थोड़ा कलर भी चेंज करके हम यहाँ लिखेंगे कि ये जो कॉपर टी होता है ना, कॉपर टी, इसका एक मेडिकल नाम है और वो मेडिकल नाम आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, IUCD। क्या बोल रहे हैं, IUCD, सब लोग नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा है। और इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रा, देखो कॉपर टी का शेप ऐसा होता है, इसका नाम होता है इंट्रा यूटेरिन, इंट्रा यूटेरिन, ठीक है, और कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लिख लीजिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IUCD का कोई फुल फॉर्म पूछ दिया, कॉपर टी IUCD के अंतर्गत आता है। और ये जो निषेचित अंडाणु होता है, फर्टिलाइज्ड ओवम जिसको कहा जाता है, उसको ये गर्भाशय में स्थापित करने से रोकता है, तो गर्भ नहीं ठहरता। चलिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, लिख लिया होगा आपने, इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, तब तक थोड़ा आप लोग का कमेंट भी देख लें। चलिए अब तो कुछ विशेष नहीं है, आप लोग आंसर ही बता रहे हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर भैया हम लोग का आ गया 14। चलिए ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा, 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम है। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी है। क्वेश्चन कुछ आधा अधूरा सा। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में विलय, यहां पर जोड़ दो विलय, सॉल्यूट 36 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता कितनी है। जल्दी से कैलकुलेट करके आप लोग बताइए हमको कितना होगा, जल्दी फटाफट। आंसर आप लोग का हम चेक कर लेते हैं, शायद आंसर आ गया हो आप लोग से। और रेशम सर थोड़ा जूम कर दीजिए बोल रहे हैं, इतना से भी ज्यादा जूम करने का जरूरत है क्या? चलो देखते हैं और थोड़ा जूम कर देते हैं। नहीं ज्यादा हो गया, नहीं ठीक तो है, कोई खास दिक्कत नहीं। चलो देख ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है बताओ तो, चलिए फटाक से जवाब दे दीजिए प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी यार, जल्दी जल्दी दे दो हमको जवाब, वेट कर रहा हूं मैं। अच्छा 14 का भी आ गया, वेरी गुड। पहला बच्चा जो जवाब दिया है वो रेशम कुमार एक बार फिर से है, धीरज कुमार गौंड थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, 10.11 होगा भाई। चलो देख लो कैसे होगा। अब इसको मैं बता दूं आपको,
कैसे बनेगा? देखो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, है ना, मास परसेंटेज इंग्लिश में कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, तो बराबर, देखो फॉर्मूला, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। तो विलयन में दो चीज हो जाएगा, एक हो जाएगा विलेय प्लस विलेय, विलायक, विलेय प्लस विलायक की मात्रा, है ना। अच्छा, यहीं पे लिख देते हैं कि मात्रा, विलेय प्लस विलायक की मात्रा, गुने कितना, 100%, डिवाइड कर लो, हो गया। अब देखो, एक विलेय में पानी, तो पानी यहां पर क्या हो गया, विलायक, ये हो गया भाई आपका विलायक, इसको कहते हैं सॉल्वेंट। ये हो गया आपका 36 ग्राम विलेय। तो सॉल्व कर लीजिए, विलेय की मात्रा कितनी, अब देखो यहां से हम इधर बना दे रहे हैं 36, और नीचे में विलेय कितना 36, और टोटल कितना, विलायक कितना है, देखो 320 गुने 100। इसको तुम लोग हल कर लेना, आ जाएगा आंसर 10.11। हाँ, विकास का भी सही है, 36/356, लेकिन आप 100 से गुना कर दीजिए ना, प्रतिशत है क्या, प्रतिशत है तो प्रतिशत में ही जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, वेरी गुड, आप लोग का जवाब सही सही आ रहा है। और अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर, हम लोग किस पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाता है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, यदि एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह डैश का लवण है। देखो तो कहता है कि अगर एक लवण का पीएच मान 12 है तो यह किसका लवण है। देखो, पीएच मान 7 है तो यह हो जाता है क्या चीज, उदासीन। पीएच मान अगर 7 हो तो क्या हो जाता है, उदासीन। अगर 7 से कम होता है तो अम्लीय, और जितना कम होगा उतना प्रबल अम्ल होगा। याद रखना, पीएच मान जितना कम होता है वह उतना प्रबल अम्ल होता है, और पीएच मान जितना ज्यादा होगा, 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, इधर हो जाएगा भस्म और इधर हो जाएगा अम्ल। और अगर ऐसे जा रहे हो, मतलब 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो अम्लीय गुण बढ़ेगा, और ऐसे 8, 9, 10, 11, 12 तो भस्म वाला गुण बढ़ेगा। तो अब कह रहा है पीएच कितना है जी, 12, इसका मतलब इसमें भस्म वाला गुण ज्यादा हो गया और अम्ल वाला गुण कम हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार, पहला ही आंसर है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। चलिए ठीक है, आप लोग का आंसर भी सही आया था सबका।